प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा टॉपिक था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसमें नेक्स्ट हमारे पास जो अभिक्रिया होती है उसमें आता है उपचयन व अपचयन। आज हम डिस्कस करेंगे उपचयन किसे बोला जाता है और अपचयन अभिक्रिया किसे बोला जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, और उसी के बाद हम डिस्कस करेंगे विकृत गंधिता क्या होती है, यानी कि पदार्थों का उपचयन होकर के जब वो सड़ने लगती है तो उस जो क्रिया का नाम होता है विकृत गंधिता होता है, और किस प्रकार से विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उपचयन, अपचयन, रिडॉक्स अभिक्रिया व विकृत गंधिता। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उपचयन के बारे में। वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की हानि होती हो व ऑक्सीजन का लाभ होता हो, या दोनों हो सकते हैं। या क्या हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन की हानि हो या ऑक्सीजन का लाभ होता हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। जैसे कि ये अभिक्रिया देखिए, यहाँ पे कॉपर जो था, कॉपर अकेला था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर के साथ कौन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार कॉपर का क्या हो रहा है, इस कॉपर का जो पहले जिसके पास कुछ भी नहीं था, कॉपर के पास क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है, यानी हम बोलेंगे कॉपर का जो है उपचयन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का उपचयन हो रहा है। तो इस तरह हम बोलेंगे कॉपर का उपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं उपचयन, जिसमें क्या होता है कि जैसे हम मान लीजिए आयरन जो होता है, और आयरन को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसके साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है और हमारे पास क्या आता है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। और इस प्रकार जो है हम क्या देखते हैं, जो आयरन ऑक्साइड है वहाँ पे क्या ऑक्सीजन का, आयरन के पास ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जो है आयरन का क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन का उपचयन हो रहा है। यहाँ पे हम बोलेंगे आयरन का क्या हो रहा है, उपचयन। और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसके जो उपचयन होता है उसका बिल्कुल उल्ट जो होती है अभिक्रिया, वो होती है अपचयन अभिक्रिया। यानी जहाँ पे हाइड्रोजन की हानि हो रही थी, अपचयन के केस में हाइड्रोजन का लाभ होगा। अगर जहाँ पे ऑक्सीजन का लाभ हो रहा था वहाँ पर अपचयन में क्या, ऑक्सीजन की हानि होगी। इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कॉपर के पास ऑक्सीजन है यहाँ पे, और जैसे ही वह अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन के साथ तो क्या हो जाए, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन की हानि हो रही है, तो हम बोलेंगे कॉपर का क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉपर का अपचयन हो रहा है, कॉपर का अपचयन। तो इस तरह की अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, जिसमें कि क्या हो, या तो हाइड्रोजन का लाभ होता हो या क्या होता है, ऑक्सीजन की हानि हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की हानि हो रही है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पे किससे हो रही है ऑक्सीजन की हानि, ऑक्सीजन की हानि हो रही है कॉपर से, यानी कॉपर के पास पहले क्या था, ऑक्सीजन था, अब अभिक्रिया के बाद कॉपर के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो इस प्रकार हम बोलेंगे कि यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया की क्या बोलते हैं हम, अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कोई भी जो अभिक्रिया होती है, चाहे उपचयन है चाहे अपचयन है, वह अकेले अभिक्रिया नहीं होती। यानी कि अगर दो अभिकारक वहाँ पे अभिक्रिया कर रहे हैं तो उनमें से एक अभिकारक का अपचयन होता है, दूसरे का उपचयन होता है। यानी भी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के लिए नहीं होती है, वहाँ पे एक जो अभिकारक उसका अगर उपचयन हो रहा है तो दूसरे अभिकारक का अपचयन जरूर होगा। तो इस तरह हम क्या कहते हैं कि इस तरह की जो अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों एक साथ हो रहे हों, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया व अपचयन अभिक्रिया का जो जोड़ होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिडॉक्स अभिक्रिया। देखो रिडॉक्स जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रिडॉक्स REDOX, यानी कि यहाँ पे रिडॉक्स जो है शब्द RED और OX से बना हुआ है। तो RED जो अर्थ होता है, RED जो बना किससे बना हुआ है, अपचयन से, क्योंकि अपचयन का जो इंग्लिश में नाम होता है वो होता है रिडक्शन। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन यानी कि यहाँ पर जो RED शब्द है वो कहाँ से आया, वह अपचयन से आया, यानी कि RED यहाँ से लिया गया। और उपचयन जो होता है उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं ऑक्सीडेशन से, क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन। तो OX जो शब्द आया वो कहाँ से आता है, उपचयन से। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन भी रहा और क्या रहा हो, ऑक्सीडेशन भी, यानी कि जिसमें अपचयन उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो रही हैं, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। अब यहाँ पे हम रिडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण लिखते हैं, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों हो रहे हो, तो इस तरह की अभिक्रिया क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया।
और हमारे पास जो हमारी किताब में एग्जाम्पल है वह क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं MnO2 के साथ जब HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास निर्माण होता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये हमारी किताब में अभिक्रिया लिखी हुई है जो रिडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल में दी है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे जो Mn है वहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 ऑक्सीजन उसके साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर उसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि Mn जो है यानी मैंगनीज जो है उसका क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन की हानि होती है हम क्या बोलते हैं इसका अपचयन हो रहा है। यानी जब Mn जो हो रहा है क्या हो रहा है उसका अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन के साथ पहले कौन जुड़ा हुआ था, H जुड़ा हुआ था और यहाँ पे क्लोरीन के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। तो हम क्या देखते हैं, क्लोरीन जो है, क्लोरीन से हाइड्रोजन की हानि हो रही है। जब हाइड्रोजन की हानि होती है यानी ये क्या है, हाइड्रोजन की क्या है हानि, तब उस क्रिया को क्या बोलते हैं हम उपचयन। तो इस अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं कि Mn से ऑक्सीजन की हानि हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन की हानि जो है उस अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन। यानी Mn का क्या हो रहा है यहाँ पे अपचयन हो रहा है। इसी अभिक्रिया के अंदर हम क्या देखते हैं, क्लोरीन के पास पहले H जुड़ा हुआ था लेकिन जब उत्पाद के रूप में जब आता है तब क्या देखते हैं क्लोरीन के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा, यानी हाइड्रोजन की उससे क्या हो रही है हानि हो रही है। और हाइड्रोजन की हानि क्या कहलाती है, उपचयन कहलाती है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर Mn का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन जो क्लोरीन है उसका क्या हो रहा है उपचयन हो रहा है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि जिसमें उपचयन अपचयन एक साथ होते हैं उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। अब यहाँ पे जो बच्चे NTSC की तैयारी के लिए लगे हुए हैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे अपचयन उपचयन को हम किस नज़र से देखते हैं, यहाँ पे हम उपचयन व अपचयन को नज़र से देख रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की नज़र से। यानी ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है तब उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, यानी कि उसको हम बोलते हैं उपचयन। अगर ऑक्सीजन की हानि हो रही है तब हम बोल रहे हैं वहाँ पे रिडक्शन, यानी कि क्या बोल रहे हैं उसको अपचयन बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट है यहाँ पे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी विद्युत ऋणात्मक है, या हम कहेंगे ऐसे परमाणु है जिनके ऊपर माइनस आवेश होता है। और हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके ऊपर क्या होता है प्लस आवेश होता है। तो अगर यहाँ पे हमें ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को किस रूप में देखना है, हमें ऑक्सीजन को एक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के रूप में देखना है और हाइड्रोजन को हमें एक विद्युत धनात्मक परमाणु के रूप में देखना है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, जो NTSC की तैयारी कर रहे हैं वहाँ बच्चे उनके लिए, कि उपचयन अभिक्रिया का अर्थ होता है किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ जाना, क्या होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो फास्फोरस है उसके साथ कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो फास्फोरस है पहले अकेला है, उसके साथ जब यहाँ पे रिएक्शन होता है तब उसके साथ कौन जुड़ जाता है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाता है। और क्लोरीन क्या होता है, एक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। अब कैसे पता लगता है कि विद्युत ऋणात्मक है, उसके लिए हमने एक वीडियो तैयार किया था कि हमें रासायनिक सूत्र कैसे लिखने हैं। तो वहाँ पे हमने नोट किया था कि जो क्लोरीन जो फैमिली, उस हेलोजन फैमिली जो होती है या क्लोरीन का जो ग्रुप होता है उनके ऊपर -1 चार्ज होता है। आप उस वीडियो में जाकर के दोबारा देख सकते हैं कि किन परमाणुओं के ऊपर माइनस चार्ज प्रोड्यूस होता है और किन परमाणुओं पर प्लस चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो वह उस वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा कि आप उस डिस्क्रिप्शन से, उस लिंक्स के आप क्या देख सकते हैं कि कौन से परमाणु पर विद्युत ऋणात्मक होगा या हम बोलें किस परमाणु पर माइनस चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन के ऊपर हमने देखा कि -1 चार्ज होता है। तो यह क्या हुआ, एक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। तो हम क्या देख रहे हैं, फास्फोरस में एक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जो है ऐड हो रहा है। अगर विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऐड होता है किसी भी परमाणु के अंदर, दूसरे परमाणु के अंदर, तो उस परमाणु का क्या होता है, उपचयन होता है। यानी हम कहेंगे कि जो फास्फोरस है ना, फास्फोरस के अंदर क्या हो रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, इसलिए फास्फोरस का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अब यहाँ पे
जैसे हमने कहा कोई भी जो विक्रिया है वह विक्रिया अकेली उपचयन नहीं हो सकती, अकेली अपचयन नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर फास्फोरस का उपचयन हो रहा है तो क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन के लिए हम बोलेंगे क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर एक जो अभिकारक होता है उसका उपचयन, तो दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। एक दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अपचयन क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ये विद्युत ऋणात्मक है तो यहाँ पे ये क्या होगा, विद्युत धनात्मक। या मैं बोल सकता हूँ क्लोरीन के पास पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन बाद में अभिक्रिया के बाद में क्या हुआ, उसके साथ एक विद्युत धनात्मक परमाणु जुड़ रहा है। अगर विद्युत धनात्मक परमाणु जुड़ता है तो हम उसको बोलते हैं अपचयन। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ता है, विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना, क्या होगा, उपचयन होगा। अगर वह घट रहा है तब क्या कहलाएगा, अपचयन। उसी प्रकार विद्युत धनात्मक परमाणु अगर जुड़ रहा है, जुड़ना क्या होगा, अपचयन। और घटना जो होगा उसका वह क्या होगा, उपचयन। तो इस तरह से क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक अगर परमाणु जुड़ता है तो उसका बोलते हैं उपचयन, अगर विद्युत धनात्मक जुड़ता है तो उसको बोलते हैं अपचयन। विद्युत ऋणात्मक अगर घट रहा था उसको बोलते हैं अपचयन, विद्युत धनात्मक अगर घट रहा है तो उसको बोलते हैं हम उपचयन। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। PCl5 जो होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जब हम इसको गर्म करते हैं तो वह टूट जाता है, किसमें, PCl3, वह क्लोरीन गैस में टूट जाता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन हो रहा है और किसका यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं, फास्फोरस के पास पहले क्लोरीन कितने परमाणु हैं, 5 परमाणु हैं। और यहाँ पे हमारे पास हम क्या देखते हैं, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पे 3 परमाणु हैं। यानी विद्युत ऋणात्मक जो है वह क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं। विद्युत ऋणात्मक जो होते हैं परमाणु का घटना, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक जो था उसके परमाणु क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। यानी विद्युत ऋणात्मक परमाणु अगर घट रहे हैं तो किससे घट रहे हैं, फास्फोरस से। तो हम क्या लिखेंगे, तो फास्फोरस का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पे क्लोरीन का अगर हम देखें, क्लोरीन यहाँ पे इसके साथ फास्फोरस जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन के जो परमाणु है वो कहाँ से आए, यहीं से आए हैं वे। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ पहले क्या जुड़ा हुआ था, क्लोरीन के साथ एक विद्युत धनात्मक परमाणु जुड़ा हुआ है। अब देखिए क्लोरीन अगर विद्युत ऋणात्मक है तो फास्फोरस क्या होगा, विद्युत धनात्मक होगा। तब हम क्या देखते हैं, क्लोरीन के साथ एक विद्युत धनात्मक पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी विद्युत धनात्मक परमाणु क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जो क्लोरीन है उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और फास्फोरस का क्या हो रहा है, अपचयन। तो इस तरह से हमें क्या देखना है, उपचयन अपचयन को देखना है। यानी कि अगर विद्युत धनात्मक जुड़ रहा है या विद्युत ऋणात्मक जुड़ रहा है, फिर हमें देखना कि विद्युत धनात्मक की इंटेंसिटी कितनी है, यानी उसके ऊपर चार्ज कितना है। जैसे एग्जांपल, जो पिछला एग्जांपल हमने लिया, जो रिडॉक्स अभिक्रिया का जो उदाहरण था, उसमें हम क्या देखते हैं, उसको एक दूसरे नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। MnO2 प्लस 4HCl और हमें मिलता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। इस अभिक्रिया में क्या देखते हैं हम
जो मैग्नीज है उसके पास क्या है, विद्युत ऋणात्मक है, और यहाँ पर भी क्या है, विद्युत ऋणात्मक है, तो फिर क्या हुआ, उपचयन या अपचयन, यहाँ पता नहीं लग रहा है यहाँ पे हमें। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज देखा जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, -2 चार्ज था। अगर -2 चार्ज है तो यहाँ पे हम क्या देखें, टोटल चार्ज कितना हुआ, -2 -4, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन के जो है 2 परमाणु है, तो कितना हुआ, -4। यहाँ पे अगर हम देखें क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, -1 होता है, और यहाँ पे कितना है, -1 है, 2 परमाणु होता है, यहाँ पे कितना टोटल कितना हुआ, -2। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, विद्युत 4 माइनस के जो है वहाँ पर के घट करके क्या हो रहा है, 2 माइनस के हो रहे हैं, यानी विद्युत ऋणात्मक परमाणु यहाँ पे घट रहे हैं, या हम कहेंगे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या वो क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन। या मैं कहूँ यहाँ पे अगर -2 चार्ज है तो यानी किसके बराबर हुआ, 1 ऑक्सीजन के बराबर हुआ। वहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे, वहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो यानी ऑक्सीजन तो घट रहा है ना, वहाँ पे विद्युत ऋणात्मक जो परमाणु था वो क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी हम क्या बोलेंगे, इसका क्या हो रहा है, अपचयन। यहाँ पे क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्या है, विद्युत धनात्मक जुड़ा हुआ है। अगर उस क्लोरीन के साथ क्या हुआ, एक विद्युत धनात्मक जो परमाणु था वह हट जाता है, यानी विद्युत धनात्मक परमाणु की हानि हो रही है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उपचयन। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, उपचयन। फिर एक एग्जांपल से फिर समझने का प्रयास करते हैं। Fe+Al2O3, सिंपल एग्जांपल बिल्कुल। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, Fe2, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि Al जो है विक्रिया करता है किसके साथ, Fe2O3 के साथ। इस अभिक्रिया का नाम होता है, किस लिए काम आती है विक्रिया जो है, ये पटरियों में, रेल की पटरियों में दरारें बढ़ने का काम आती है। इसका अभिक्रिया का नाम होता है थर्मिट प्रक्रिया, इसका नाम होता है थर्मिट प्रक्रिया। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे Al2O3 बनता है प्लस Fe बनता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम के साथ कुछ नहीं था पहले, अब इसके साथ कौन जुड़ रहा है, एक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ रहा है, तो अब इसका क्या बोलेंगे हम, इसका हो रहा है उपचयन। और यहाँ पे Fe जो था वह उसके साथ विद्युत ऋणात्मक जुड़ा हुआ था, यहाँ पे घट रहा है, तो इसका नाम होगा अपचयन। यानी हमें क्या देखना है, उसके साथ विद्युत ऋणात्मक परमाणु कितने जुड़े हुए हैं उसको देखना हमें, ना कि ये देखना ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। हो सकता है कि आपके पास जो क्वेश्चन आए NTSC के पेपर में और वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही ना हो, तो आप किस तरह पता लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो आपको ये देखना कि विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या में कमी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो इस तरह से हमने अध्ययन किया उपचयन, अपचयन और रिडॉक्स अभिक्रिया का। अब हम आते हैं विकृत गंधीयता की तरफ। तो विकृत गंधीयता क्या होती है, जो तेलीय खाद्य पदार्थ है, जैसे कि आप घरों में खाद्य पदार्थ जो तल कर बनाए जाते हैं या आप जो है उससे दुकानदार से खरीद के लाते हैं, जैसे कि चिप्स लेके आते हो, कुरकुरे लेके आते हो, तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं वो तैलीय पदार्थ होते हैं, यानी तेल में तले होते हैं। और इस तरह के पदार्थ अगर खुले में छोड़ दिए जाएँ तो क्या होता है, वह वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उसके द्वारा उपचयित हो जाते हैं। तो उपचयित होने के बाद क्या होते हैं, वो सड़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, विकृत गंधीयता बोलते हैं। तो हम क्या कहते हैं, तेलीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं वायु की उपस्थिति में उपचयित होकर के सड़ने लगते हैं, इस क्रिया को विकृत गंधीयता कहते हैं। अब किस तरह से हम उनका बचाव कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा भोजन है वो हमारा खाद्य पदार्थ उसको वायुरोधी बर्तन के अंदर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, यानी उसमें वायु प्रवेश ना करे, इस तरह के बर्तन के अंदर हम रख सकते हैं। दूसरा, अगर हम जैसे कि चिप्स की थैलियाँ जो आती है, आपने देखा होगा चिप्स की थैली के अंदर जो है ना पूरा जो पैकेट होता है वो पूरा फुला हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर जो हम देखते हैं कि उसमें चिप्स निकलते बिल्कुल कम निकलते, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें तो हवा भरी हुई है। तो वहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस बढ़ने से क्या हुआ
वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी और वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी तो वह उपचयित होने से बच जाएगा। यानी चिप्स की थैली में नाइट्रोजन भर करके भी उसका बचाव किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विकृत गंधिता से किस प्रकार से पदार्थों को बचाया जा सकता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा हमारा जो टॉपिक 2 हमारी अभिक्रिया रहती है, विस्थापन अभिक्रिया व द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, विस्थापन व द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया।